व्यक्तिगत तौर पर बेहद निराश भी हुए हैं। बावजूद इसके वो एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि संसद की कार्रवाई को, राज्यसभा की कार्रवाई को लगातार सुचारू ढंग से चलाया जाए और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है उसको जो सदस्य हैं उनको निभाना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर के वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसको उनको निभाना चाहिए। और अब बात करेंगे वक्फ की बात हम कर रहे थे, वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कर रहे थे कि वक्त की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड में संशोधन। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने वक्तव्य में जो हम बता रहे थे आपको कि मुंबई के मीनार मस्जिद ट्रस्ट एसीबी में भ्रष्टाचार की बात बताई थी। एसीबी ने दरअसल वक्फ के सीईओ और अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था मीनार मस्जिद ने। और उसने ट्रस्ट ने पूछा कि किस नियम के तहत एक मामूली डेस्क अधिकारी को सीईओ बनाया गया, एक मामूली अधिकारी को सीईओ बनाया गया जबकि वो इसकी योग्यता भी नहीं रखता। तो अब देखा जा सकता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार रहा है वक्फ के तमाम जो अलग अलग राज्यों में बोर्ड हैं, मस्जिद को वक्फ से रजिस्टर करने का आखिर किस तरह से ये किया गया है। अब उसकी कार्रवाई में सीईओ हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ चंद लोगों के हाथ में देश की बहुमूल्य संपत्ति गिरफ्त में है और वक्फ भू माफिया बनकर कहीं एक्सटॉर्शन तो कहीं धमकी देकर जमीन हथिया रहा है। मंत्री ने कहा कि क्यों इसे भू माफिया कहा था, इसको भी समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई की 3 संपत्तियों को वक्फ की गिरफ्त से निकाला है। ब्रह्मपुर के एएसआई प्रोटेक्टेड संपत्तियों पर वक्फ ने दावा ठोक दिया था कि ये उनकी संपत्तियां हैं। द्वारका के 2 द्वीप पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और लैंको जैसी कंपनियों की जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। ये कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और लैंको की जो संपत्तियां हैं वो उनकी हैं, लेकिन ओवैसी ने इस संशोधन को मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। कहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन है हमारा। बंगाल के टोलीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब पर वक्फ ने दावा कर दिया, लेकिन बंगाल की जो सरकार रही उसने इस तरह का कोई एक्ट में संशोधन करने की बात नहीं कही। वोट बैंक के चलते टीएमसी पुराने एक्ट में कोई बदलाव नहीं चाहती है। वक्फ ने बेंगलुरु के 5 सितारा होटल आईटीसी विंडसर पर दावा ठोक दिया। और इतना ही नहीं, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने गांव पर दावा ठोक दिया। तो जहां कुछ आप समझ सकते हैं कि जहां मन चाहा उस पर उंगली रख दी, उस पर दावा ठोक दिया। वक्फ एक्ट 1995 का ताजमहल को भी वक्फ प्रॉपर्टी बनाने का मंसूबा है। वो उसको ये मंसूबा देता है कि वो चाहे तो ताजमहल और लाल किलों को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बना ले। तो क्या सिर्फ वोट बैंक की सियासत में देश घिनौनी इस सियासत को सहता रहेगा? क्या देश का संविधान जो सबको एक समान अधिकार देता है, लेकिन वक्फ को संविधान का नाम देकर धज्जियां उसकी उड़ाई जा रही हैं? और एआईएसएससी अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वक्फ में पारदर्शिता लाने की जरूरत है और यह समय है कि जब इसमें संशोधन किया जाए। मोटे तौर पे जो मैंने देखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर, तो कुछ बातें तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है और मिसयूज ऑफ फंड होता है जो उसका यूज सही होना जरूरी है, और फॉर्मेशन ऑफ द जो स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में रखा गया उनमें प्रोविजन वो बहुत अच्छे हैं। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरिंगी ने कहा कि ये मुसलमानों को संविधान में मिले अधिकार के खिलाफ है, ना ही इसकी कोई जरूरत थी और ना ही इसका कोई लाभ होगा। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 ने हर शहरी को यह हक दिया है कि अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन और अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंगली अपने मजहबी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो लिहाजा जो भी वक्फ एक्ट 1995 बना, उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट 2013 हुए, वो मोर देन इनफ हैं फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद किसी नए कानून की हम लोग समझते हैं कोई ज़रूरत नहीं है।
तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए ये कह रहे हैं कि ये कानून ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से इसमें भ्रष्टाचार में आकंठ कई जगहों पर डूबी हुई नज़र आई ये संस्था, क्या उस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत नहीं? और सवाल ये भी उठता है कि जो गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए क्या काम करती रही है संस्थाएं? सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि संविधान में कहीं भी वक्फ का नाम शामिल नहीं है। आज़ाद भारत में सबसे बड़ा अमेंडमेंट हो रहा है, 44 अमेंडमेंट करने पड़ रहे हैं। और वो क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि इसके 44 सेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। भारत के संविधान में न कहीं वक्फ लिखा हुआ है, न वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, न वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है। भारत का संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। मौलाना साजिद रशीदी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं, सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है विनोद जी। और सबसे पहले जो सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका जिक्र नहीं है, और उसके बावजूद हमारे देश में किस तरह से ये एक विशेष वर्ग को इस तरह की पावर दी गई है, कैसे देखते हैं विनोद जी इस पूरे प्रकरण को? निखिल, जैसा कि आप अपने स्टोरी के जो टाइटल लेके आए थे कि वक्फ में संशोधन वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत इसलिए है कि ये दौर अब तुष्टीकरण का नहीं है, ये दौर अब संतुष्टीकरण का है। तुष्टीकरण के दौर में आप एक क्लब बनाते हैं, कुछ लोगों को आप तुष्ट करने की कोशिश करते हैं। संतुष्टीकरण के दौर में जो उसका स्टेक होल्डर है, जिसके लिए वो वक्फ एक्ट बना था 1954 का, उसके साथ में उस गरीब को, उसमें जो लोग हैं, महिलाएं को और बाकी जो मुस्लिम में सेक्ट है, उन लोगों को जगह देने की कोशिश हुई है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये पार्लियामेंट में लोगों ने देखा कि किस तरह से सारे विपक्ष के दल एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और वो मान रहे थे कि 1995 का जो एक्ट है वो दुरुस्त एक्ट है, उसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। तो अगर मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि हम देश के संपत्ति को, देश के लोगों की इस संपत्ति को हम कुछ माफियाओं के हाथ में नहीं दे सकते हैं, उसका उदाहरण आपने देखा है जी। पहली स्टोरी जब आपने देखा है बुरहानपुर के जो एएसआई प्रोटेक्टेड वो जमीन है, कि पिछले हफ्ते की बात है, एएसआई प्रोटेक्टेड बुरहानपुर के उस जमीन को वक्फ ने क्लेम किया और वो सीधे क्लेम करके उसमें वक्फ का अपना बोर्ड लगा दिया। हाई कोर्ट ने उसको कहा कि अगर आपकी मर्जी चली तो कल आप ताजमहल पे लगाएंगे, परसों लाल किले पे लगाएंगे, एक ही बार आप देश पे ही लगा दो। ये जो आप मीनारे मस्जिद कमेटी की बात कर रहे थे, उनका देखिए दर्द। वो मुंबई की एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट को एक जबरदस्ती वहां वक्फ ने, मुंबई के महाराष्ट्र वक्फ ने एक तरह से उसको कंपेल किया है मीनारे मस्जिद ट्रस्ट को कि आप वक्फ के रजिस्ट्रेशन में आइए। उसकी जितने दुकान है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो मीनारे मस्जिद का ये आरोप है, जिसपे वो एंटी करप्शन ब्यूरो में गया है, उसका आरोप है कि ये लोग चाहते हैं कि जो दुकानें हैं मस्जिद की, उस दुकानें पे उसका कब्जा हो। मतलब ये पूरा का पूरा वक्फ सिस्टम क्या ये भूमाफिया बनते बनते एक वसूली गैंग के तरफ देश में व्यवहार करने लगी है। ये इतने लाखों उदाहरण है। कल हमारे एक गेस्ट थे, मेहमान थे, वो एक उद्योगपति का लिस्ट बता रहे थे, लेकिन उनके सामने में आप लिस्ट देखिए, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे वो ये पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो अहमदाबाद का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, जितने बड़े प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो विप्रो का हो, माइक्रोसॉफ्ट के इंडस्ट्री का हो, वहाँ पे ऑफिसेज का हो, द्वारका में 2 द्वीप का मामला हो, ये सारे द्वीप, ये सारे चीज़ों पे वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। तो विप्रो बंद हो जाए, आईटीसी के बड़े होटल हैदराबाद में बंद हो जाए, उससे ओवैसी को कोई लेना देना नहीं है। वो अपना इसको बता रहे हैं कि ये हमारे मजहब में हस्तक्षेप है। तो ये देश में इस तरह के जो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है कि आप किसी भी बात को, संसद के बनाए हुए कानून को संसद उस पर समीक्षा करने के लिए बात कर रही है, संसद उसमें संशोधन करने के लिए बात कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा जो पुराना है वो सही है। तो ये तुष्टीकरण नहीं, ये दौर संतुष्टीकरण का है। तो ये देर सवेर, आज न कल, इस वक्त के जो ये काले कानून थे उसको बदलना जरूरी है। ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी,
आपको लगता है कि ये जो संशोधन है वो कहीं किसी भी तरह से मजहब में हस्तक्षेप जैसा है? क्योंकि ये तो ज़मीनों के मैनेजमेंट से जब जुड़ी हुई बात है और ये कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन लेकर आएंगे तो जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। कम से कम आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि किसी भी बोर्ड में इससे जुड़े हुए कोई भी वक्फ बोर्ड हो, किसी भी राज्य को हो, वो भूमाफिया की तरह काम करे? नहीं, बिल्कुल गलत है, 101% गलत है। वक्फ बोर्ड अगर भूमाफिया की तरह काम करता तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं दिल्ली के। ये देखिए मेरे 8-10 पेज हैं जिसमें करीब 250 बीघा जमीन केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास है। मैं इसमें एक राइटर जोड़ दूं, जो हमारा सवाल है मौलाना साजिद रशीदी, उसमें मैं एक चीज जोड़ दूं कि मैं ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं कि हर जगह वो भूमाफिया की तरह। मैंने कहा कुछ जगहों पर, अगर कुछ ही जगहों पर है तो कम से कम कानून होना चाहिए। आपने एक लफ्ज बोला, आपने एक लफ्ज बोला कि क्या ये भूमाफिया की तरह काम कर रहा है? ठीक, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ, अगर ये भूमाफिया की तरह काम करता तो ये दिल्ली की 250 बीघा जमीन आज सरकार के पास ना होती। 250 बीघा दिल्ली में मतलब समझते हो आप कितने कितने हजार करोड़ की जमीन होती है? ये सब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, हवाई बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात देखिए, दिल्ली ये केंद्र सरकार का गजट मेरे पास है। 1970 के अंदर सर्वे करने के बाद केंद्र सरकार ने हमें चिन्हित करके बताया कि आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इनकी देखरेख कीजिए, और उसके बाद वक्फ बोर्ड बनाया। 1995 में इस वक्फ के अंदर थोड़ा सा सुधार आया। ये आया कि एक तो सीईओ को ये पावर दी कि जो भी आपकी जमीन किसी के पास है, चाहे वो सरकार के पास है, चाहे वो प्राइवेट किसी के पास है, आप 54 का नोटिस देकर एसडीएम के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से वो जमीन अपनी वापस ले सकते हैं। एक तो ये किया। दूसरे ये किया कि जो पुराना किराया है, यानी किसी का 100 रुपए किराया है, किसी का 50 रुपए किराया है, किसी का 10 रुपए किराया है, आप ये किराया बढ़ाकर आज का जो सर्किल रेट है उस सर्किल रेट के हिसाब से किराया ले सकते हैं। 1995 का जो एक्ट है वो 2013 में लागू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 2 बार संशोधन हुआ। असल ये है कि 95 में संशोधन हुआ और 2013 में वो फिर लागू हुआ। 2013 में लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड कुछ करना चाहता था, 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। उसके बाद में जितने भी केसेस हैं, हाँ, ना तो उसमें एसडीएम साथ दे रहे हैं, ना दिल्ली पुलिस साथ दे रही है, और सारे अब के एक सारे सवाल, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया मौलाना साजिद रशीदी, लेकिन एक पॉइंट ये भी आता है कि ये विशेषाधिकार किसी एक वर्ग को क्यों? अगर मंदिरों के ट्रस्ट सरकार चलाती है, अगर उसमें उसका हस्तक्षेप है, तो ये एक वर्ग को क्यों? क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? अरे मेरे भाई, वक्फ बोर्ड को कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। अच्छा, ये कैसे सरकार कैसे चला रही है? सरकार का होता है। हाँ? तो चेयरमैन के अलावा जितने मेंबर होते हैं वो सरकार के होते हैं। प्राइवेट तो ये है ही नहीं। ठीक है, ये तो मिनी गवर्नमेंट इदारा है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये संपत्ति मुसलमानों की है, वक्फ की हुई है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब आप दोनों बातें खुद ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी का कोई लेना देना नहीं है और ये सरकार चला रही है। जिस संपत्ति पर चाहा वहां हाथ रख दिया, अदालत पे भी नहीं जा सकता उसका जो लोग है। सुनिए, अब आप ये बताइए कि ये क्या एक तरफा नहीं है? अगर वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी पावर होती तो ये हमारी जो प्रॉपर्टियां हैं ये वापस आ जाती है। नहीं तो इसी दरअसल यही तो देखा जा रहा है कि किसी के ऊपर उंगली रख दी, वो आपकी हो गई और अगला व्यक्ति अदालत में नहीं जा सकता। ठीक है, ये आप तो एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। आप तो ये एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि एनफोर्स नहीं हो सकती कुछ प्रॉपर्टी। हो सकता है, देखिए, अगर इस तरह से एनफोर्समेंट की बात करेंगे तो इस तरह से एनफोर्समेंट को लेकर के कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज कई बार जो आपसी झगड़े विवाद में भी होती है, उसको भी एनफोर्स कराने के लिए जो वादी होते हैं उनको बहुत बहुत दौड़ना पड़ता है। तो आप कुछ एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि जहां पर एनफोर्समेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कानून है, दरअसल जो कानून है उसमें उस पर तो प्रश्न चिन्ह जरूर उठाया जाएगा। धनंजय गिरी को यहां जोड़ना चाहूंगा मैं। धनंजय जी ऐसा है निखिल जी कि कांग्रेस ने अगर मुल्क के ऊपर मुसलमान को नहीं रखा होता और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही होती तो 1 इंच जमीन इनके पास नहीं होती। क्योंकि किसी भी इस्लामिक देश में, चाहे टर्की हो, लीबिया हो, मिस्र हो, सूडान हो, लेबनान हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, ट्यूनिसिया हो, इराक में, कहीं वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट ही नहीं है। कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है।
ये तो इस मुल्क में मुनाफत और मक्कारी है कि यार इस देश में मुल्क से ऊपर मुसलमान, ये कांग्रेस की अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की राजनीति थी। 2013 में असीमित पावर दे दिया, जहां मन करे झंडा गाड़ दो, और आपके खिलाफ आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसी अनार्की, आप ऐसी अनार्की किसी कानून में, किसी संविधान में आप सोच नहीं सकते। ये लिस्ट लेके बैठे हैं, अरे एक चीज भी नहीं होती अगर ये मक्कारी वाला लाइसेंस नहीं दिया गया होता आपको। यह अधिनियम मुसलमानों की संपत्तियों के प्रशासन के लिए बनाया गया, लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहाई धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म करने के लिए कोई समान कानून नहीं। काहे का संविधान? ये तो बहुविधान फिर बना दिया आपने, फिर काहे का? और आप कह रहे हैं भाई 1500 साल पुराने तमिलनाडु के आप गांव पे दावा कर रहे हैं, 1400 साल पहले इस्लाम तामिल में आया। इस्लाम में तामिल में आने के पहले आप सूरत के जो दावा कर दे रहा है, सूरत के मार्केट के दावा कर देना है, यहाँ के गुरुद्वारे पर दावा कर देना है, हरियाणा में आपको जहां मन करे दावा कर दीजिए। जिस अलामा इकबाल ने लिखा उसी ने उसका इस्तेमाली तराना भी है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम मुस्लिम हैं, वो वतन है, सारा जहां हमारा। तो आप सारा जहां में झंडा गाड़ दीजिए ना भाई, काहे के लिए एक एक करके दावा कर रहे हैं? आप चांद कहिए हमारा है, सूरज हमारा है, ये धरती हमारी है, पानी हमारा है, ये सांस तुम ले रहे हो ये हमारा है, उस पर भी टैक्स लेंगे क्योंकि हम वक्फ बोर्ड वाले हैं। अरे वक्फ और वक्फ दोनों की जरूरत है, सुधार हो ना। इस मलकियत का मुसलमानों के काम में आ रहा है, ना मुल्क के किसी काम में आ रहा है। और जिस मंदिर की बात कर रहे हैं आप, 4 लाख मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपया सरकार टैक्स ले रही है, इनके ऊपर सिर्फ खर्चा कर रही है सरकार। हजारों लाखों हजारों करोड़, 200 करोड़ तो मिनिमम दिखा रहे हैं जो 200 परिवार खा रहे हैं। और गरीब मुसलमान कितने यतीम खाने बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, कितने कॉलेज बने हैं? कुछ नहीं। कुछ लोग इस संपत्तियों को दावा करके बैठे हुए हैं, और इनका बस चले तो कहानी दावा कर दे, क्योंकि सब तो इन्हीं का है। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। हाँ ठीक है, मौलाना रशीदी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और ये 200 का लिस्ट में लेकर बैठे हैं, 1 इंच नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं निखिल जी एक बार रशीदी साहब का जोड़ देता हूं, उन्होंने टेक्निकल पॉइंट देखिए मेरे भाई, ठीक है, उनकी संपत्तियां क्या? मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने एक मिनट, मैं चाहता हूँ विनोद जी को जोड़ना चाह रहे हैं। सुन लीजिए रशीदी साहब आपको पूरा मौका देंगे, ऐसा नहीं, आपको पूरा मौका देंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया धनंजय जी। विनोद मिश्रा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में मौलाना रशीदी के पास बहुत पेपर लेके आए हुए हैं। मैं कल भी वो उन्होंने हमारे इसी शो में बहुत सारे पेपर उन्होंने दिखाया था। तो रशीदी जी, जब आपके पास में इतने पेपर हैं, इतने कागजात हैं, तो थोड़ा सा लोगों को साफ साफ बताइए। वक्फ का जो मतलब है कि वही पेपर से ही बना है कि किसी ने जो दान किया है, किसी ने अपनी संपत्ति को दान किया है अल्लाह के नाम से, जिसका नाम वक्फ है, तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये सिलसिला कब चला? जो यूजर्स की जो जमीन है उसको कब जाने की बात है। ये जो प्रॉपर्टी की 200 बीघे की जमीन की बात आप कह रहे हैं दिल्ली की, उसमें किसने आपको ये दान दिया है वक्फ को? ये क्या आपके पास वो पेपर है, वो खाता, वो खेसरा, दानकर्ता का नाम जिसने वक्फ के नाम से ये अपनी जमीनें दान की हो? नंबर 2, अभी ताजमहल का केस जो है, वक्फ ने ताजमहल पे अपना दावा ठोका था, और सुप्रीम कोर्ट में जब उसका केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूछा कि कागज दे दो कि शाहजहां ने वक्फ के नाम से ये ताजमहल कर दिया। कौन सी दिल्ली की और कौन सी अहमदाबाद की वो द्वीप पे, द्वारका के वो द्वीप के जो 2 द्वीप पे आपने दावा ठोका है, किसने उस द्वीप का कागज वक्फ को दिया था दान में? किसने अभी जो होटल है, इतने बड़े होटल हैं हैदराबाद के, उसकी जमीन को किसने कागज दे दिया था वक्फ को? किसने वक्फ को जमीन दिया था? जो अभी बात कर रहे थे मुंबई के वो जो ट्रस्ट है, मस्जिद मीनार ट्रस्ट की बात जो कर रहे हैं, किसने कागज दे दिया था? उनकी खानदानी जवाब ले लेते हैं। ऐसा ये सारी चीजें आप इसलिए कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आपके पास जो आप नैरेटिव बनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आप मुसलमान की बात करके उस लाखों करोड़ों मुस्लिम का हक मारते हैं। यह बात कम से कम ओवैसी जी जो समझा रहे थे, उनको हैदराबाद में देखना चाहिए। यही बात तो कह रहे थे कल किरण रिजिजू जी, जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, जो करोड़ों लोगों की दुआएं आपको लगेगी अगर आप इस वक्त पे संशोधन के समर्थन करते हैं, क्योंकि उसमें गरीबों का हक मिलेगा। आपको मिलता होगा कुछ, तो आप कागज लेके आ गए हैं। ये कागज क्यों नहीं दिखाते? वहां डीएम को जब इस वक्त के संशोधन में लाया गया है, आप कह रहे थे ना ये सरकारी है, तो फिर आपको डीएम से क्या उसमें दिक्कत है कि एक डीएम आएगा और उसका जो भी कमीशन की सर्वे कमीशन होगी, उसकी सारी फाइनल रिपोर्ट एक डीएम से होगी, डिप्टी मजिस्ट्रेट से होगी। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है मौलाना रशीदी जी धैर्य से सुनिएगा मिश्रा जी, धैर्य से सुनिएगा।
उत्तेजित मत होइएगा आप। अरे सर, आप कहो तो आप जो बना के आए हो, आप सब चैनल पे एक ही रिपोर्ट लेके जाते हो, एक ही कागज लेके जाते हो, होने की बात नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, उत्तेजित होने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी बात रख सकें। बीजेपी के मेरे भाई प्रवक्ता ने एक ऐसी बात कह दी जो अकल के बिल्कुल परे है। जो इस्लामिक देश हैं वहां तो शरीयत। आपका ऑडियो चला गया है, एक बार अपना apparatus चेक कर लें। एक बार तो शरीयत से देश चलता है, इस्लाम से देश चलता है, वक्फ बोर्ड की वहां जरूरत क्या है? लेकिन इनको एक नैरेटिव बनाना है। फिर आपको करेक्शन करता हूं, यहाँ क्यों जरूरत है? देखिए आपको सब मैं फिर करेक्शन करता हूं। पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड था, तुर्की में भी वक्फ बोर्ड था, वो सारे वक्फ बोर्ड फिर नेशनलाइज हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप विद्वान आदमी हैं, आप अपने बात को थोड़ा से एक रिसर्च करके आइए। सब जगह वक्फ बोर्ड था और वो वक्फ बोर्ड को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आप कुछ भी बोल देंगे तो हम सुनते रहेंगे क्या? ठीक है, आप अपने बात को करेक्ट करके बोलिए। चलिए विनोद जी, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ठीक है, मौलाना भी राष्ट्रीय विचार रखते हैं, ये भी राष्ट्रीयकरण की मांग करेंगे। क्या तरीका? अच्छा, ठीक है, ये भी राष्ट्रीय प्रति अनुकूल व्यक्ति है। ठीक है, ये भी राष्ट्रीयकरण की मांग रखेंगे। चलिए रशीदी जी को बोलने दीजिए। मैंने भी तो सुना है ना। ठीक है, साजिद रशीदी जी को बोलने दीजिए। अब कम से कम एक के बाद एक का जवाब दीजिएगा। ठीक है, रशीदी जी बोलिए। आप बताइए तुर्की में सर, कहां आप बोर्ड था? कोई फेक मुझे उसके बोलेंगे तो पेपर हम दे दीजिए, करेक्ट आप नंबर करेंगे एक। ही। चलिए विनोद जी, अभी बोलने तो दीजिए। पूरी बात सुन लो मेरे भाई, पूरी बात सुन लो। देखिए, ये एक पेपर और दिखा रहा हूं मैं आपको। दिख रहा है आपको कहीं? ये देखिए, क्या कुछ पढ़ने में आ रहा है आपको? कुछ नहीं आ रहा, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। आप बोलिए, आप पढ़ के बताइए। आपको पेपर भेज दूंगा सर। इसमें लिखा, मैं पढ़ के बता देता हूं। गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी इस पर कल बात हो चुकी है। देखिए, फिर आप कहेंगे बीच में बोल रहे हैं। ये एक बार सिरे से खारिज किया है। गुजरात का आदमी जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था, वो लेकर के आया है। जो सवाल पूछा गया, आखिर जो सवाल नहीं, मैं बीच में रशीद साहब, मैं आप कल से इस बात को अंबानी लगे हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आप नैरेटिव फैला रहे हैं। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं, आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं। देखिए कितने मिश्रा जी, अरे आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। मिश्रा जी सुनिए, आप सुनिए। आप 2 दिन से सिर्फ अंबानी का नाम ले रहे हैं। आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं। इतना लो लेवल पे मत लाइए। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। देखिए, अब आपको बेची लगेंगी। ये जो है, आप ये देखिए, आईएसबी, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो का, लैंको का हैदराबाद में, कोलकाता के टोलीगंज क्लब का, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब का, आईटीसी विंडसर होटल बेंगलुरु का, ये सारे होटल, ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं, जो अरबों के प्रॉपर्टी हैं, ये जो उस न पे बोलने आपने दावा देने की किया नीति है ना और आप आप लोगों की, गुमराह करते हैं लोगों यही को। आपकी मंशा तो पे आप सवाल सीधे खड़ा सीधे करती है। अंबानी आपको दिखता है आप और जो न्यूज हमें अपनी बात हेडलाइन को बनाने नहीं की कोशिश रखने करते देते, हैं। इनका नाम यही तो आप आपकी लीजिए मंशा कि पे इन सवाल पे भी खड़ा करती है। दावा ठोका है। ठीक है, मैं आपको भेज दूं। अब मैं साजिद रशीदी जी, मौलाना साजिद रशीदी जी, जब मैं कह रहा हूं आप गलत कहेंगे, आप भ्रामक खबर देंगे तो आपको मैं करेक्ट करूंगा। मौलाना साजिद रशीदी माइनॉरिटी में है, आपके गुलाम नहीं, मौलाना साजिद मेजोरिटी में रही है। मेजोरिटी में आपको कल ही हमारे शो में बताया था कितने बार मेजोरिटी के कह के आप देश बांटोगे, कितनी बार बांटोगे ये देश? आप सुनिए। मौलाना साजिद रशीदी, मैं एक चीज पहले रिक्वेस्ट करूं, मैं एक रिक्वेस्ट करूं। दैनिक भास्कर देश का प्रसिद्ध अखबार है, उसने भी अंबानी के मकान को लेकर ये स्टोरी लिखा होगा। किसी के लिखने से वो देखिए 18 लोगों का लिस्ट दिया। वही बात मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जिस चीज पर कहा जा चुका है। अच्छा, किसने खसरा खतौनी लेकर आए? ताजमहल का खसरा खतौनी लेकर आएंगे, दिखाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? ये तो निश्चित तौर पर ये जो एजेंडा लेकर चले हैं, इसीलिए रोका जा रहा है। इसीलिए रोका जा रहा है कि बहस को आपसे जो सवाल पूछा गया है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कल से ये भ्रामक खबर मीडिया में फैला रहे हो। का पूरा पता है हमको। रशीदी साहब, आपकी मंशा का तीनों लोग मिलके बोलोगे तो नहीं, तीनों मिलके बोलने की बात नहीं है। आप गलत बात बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। तो आप गलत बात बोल रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपसे सवाल पूछा गया कि सिर्फ इस देश में
इस सेकुलर देश में सिर्फ आपके साथ में ऐसा विशेषाधिकार क्यों कि आप किसी भी जमीन पर हाथ रख देंगे, उसका खसरा खतौनी भी लाकर, सुनिए आप सवाल, अब सवाल सुन लीजिए, उसका खसरा खतौनी, आप ताजमहल पर हाथ रख दें आपका हो जाए, आप ताजमहल पर हाथ रख दें आपका हो जाए, आप उसके खिलाफ में अदालत में भी ना जा पाए, तो ये विशेषाधिकार मौलाना साजिद रशीदी आप ही लोगों को क्यों, ये सवाल है। उस पर आप कौन कौन सा एजेंडा लेकर आ रहे हैं, इसलिए आपको रोका जा रहा है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सवाल, आप जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये मुंबई हाई कोर्ट में केस है, अंबानी का केस मुंबई हाई कोर्ट में पता कर लीजिए जाके। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई अदालत में केस करने से इसका क्या फर्क पड़ता है? आप मुंबई हाई कोर्ट से कहें तो मैं केस की पूरी फाइल नहीं, बिल्कुल मंगवा दीजिएगा, अदालत से फैसला आएगा तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी जो आपसे सवाल पूछा गया कि विशेषाधिकार क्यों, क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? कीजिएगा, अरे तमिलनाडु देश को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिएगा। साल पुराना मंदिर है, मुझे अच्छा एक सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि क्यों ये विशेषाधिकार क्यों, इसका जवाब आप दे दीजिए। मैं दे रहा हूं जी। चूंकि ये संपत्ति मेरे पुरखों ने मुसलमानों की है, इसलिए विशेष अधिकार मुझे चाहिए। आपने नहीं दी ये संपत्ति, ठीक है, मिश्रा जी ने नहीं दी, ये मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बैठे इन्होंने नहीं दी। दूर क्यों जा रहे हैं? सवाल छोड़ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। एक सवाल छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताइए पिछले 10 साल में बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों बिल लेकर आई है? हाँ, तो कौन से बिल में क्या दिक्कत थी? 3 तलाक से क्या दिक्कत है आपको? 3 तलाक से कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत सारे बिल आए हैं, हिंदुओं के लिए भी आए हैं। आप देखिए सर्व समाज के लिए बिल आए हैं, विकास के लिए बिल आए हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं, कल भी आपने बात कही थी, 3 तलाक से आपको क्या दिक्कत है मौलाना रशीदी? 3 तलाक से आपको क्या दिक्कत है? प्रवक्ता ने बात की। नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 तलाक से आपको क्या दिक्कत है? महिलाएं अबेंडेड है। देखिए रशीदी साहब, आपका जवाब देने के लिए वहां धनंजय जी हैं, लेकिन आप जब सरकार की बात करते हैं, कल भी मैंने टोका था, सरकार देश की है, धनंजय गिरी किसी पार्टी की नहीं होती है, ये आप समझिए। ठीक है, धनंजय गिरी को जोड़ दो। ये कोई दूसरी सरकार ये संसद के कानून है, उसका संशोधन भी संसद में होना है। आप लोग सिर्फ झूठ, आप लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए दिन रात एजेंडा चलाते हैं। नहीं, इस तरह से देखिए अपने एजेंडा चलाते हैं, और आपके झूठ की बात मैं कह रहा हूं, इस तरह से एक तरफा बयान देने से सरकार की बात आप कह के आप उसको एक लाइन खींचते हैं। ये देश की सरकार है जो ट्रिपल तलाक का बिल लाके, खुश होना चाहिए। विनोद जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है। फिर देखिए जो 3 तलाक लेकर आए हैं, वही उसी बिल की तो आप बात कर रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत क्या है? क्यों परेशान है? तो कह रहा हूं, ठीक है, नहीं तो सारी बला अगर आपके यहां से ठीक की जा रही तो आपको दिक्कत क्या है? आप खुलकर कहिए कि आप उसके विरोध में हैं, आप कहिए कि आप विरोध में हैं। चलिए मैं धनंजय गिरी को जोड़ूंगा। धनंजय गिरी, ये क्या सीधे आपको लगता है कि ये कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने दरअसल, एक मिनट, मौलाना रशीद दिया जा रहा है, बताइए ना क्या किसको नौकरियां नहीं दी जा रही है? नौकरियां सबको। देखिए अब आप ये फिर आप नैरेटिव फैला रहे हैं इस बात को कह करके कि किसी नौकरी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। चलिए अब आप इसको कहीं और लेकर जा रहे हैं, डिबेट में किसी भी प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया मौलाना साजिद रशीदी। धनंजय गिरी, आप ये बताइए, आपको ये लगता है कि ये जो पूरा सारा मामला है, ये दरअसल कुछ एक चंद लोग थे जिनके हाथ में ये सारी प्रॉपर्टीज का वल था, अब वो नहीं चाहते कि जो आम मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो मार्जिनलाइज्ड है, उन तक ये बात पहुंचे। उसमें मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में जी ऐसा है ना, ऐसा है कि मौलाना साजिद रशीदी जो कर रहे हैं, ये इनका असली चेहरा है। ये जो बात है हिंदुओं को बांटने की और इस मुल्क को दीमक की तरह चाटने की, जो इनकी आदत बनी हुई है, इस आदत को मुसलसल जारी रखना चाहते हैं, और इस मुल्क की मिल्कियत को एकदम हराम की मिल्कियत समझ करके इसको हड़पना चाहते हैं। और इनको दूसरी इनका एजेंडा है कि हिंदुओं को कहो कि तुम भर भर के वोट दे रहे हो, तुम्हें क्या मिला? अरे हम इस मुल्क में टैक्स दे करके आपका भला कर रहे हैं। आप जो अरे बता दो ना क्या? ठीक है, चलिए अब इस तरह से एक तरफा अपनी डफली अपना राग इस तरह से नहीं चलेगा इस चर्चा में। पैदा किए जा रहे हैं। अच्छा, आपका नंबर क्या बता दो आप। नहीं, आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है?
और हम तो लिप्टन चाहते हैं, तुम फाड़ा तो अंग, तुम अंग अरे अंग मेरे को फाड़ने भाई, के लिए बैठे बता हुए दो ना हो। हिंदुओं और के हम लिए ये आपने बात क्या है, किया है? 2 भाईचारे करोड़ में नौकरियां हम दे दी भाई क्या? समझे, और महंगाई तुम कम हमको कर चारा दी समझे क्या? बैठे हो। रोजगार भाई, उनको इस दे देश दिया के- क्या? बता और दो तुम्हें ना। महंगाई से हाँ, क्या लेना देना, ठीक है। तुम्हें रोजगार से क्या लेना देना, तुम्हें अच्छा, तो बुरा- हिंदुओं अब से आप हमें महंगाई कोई लेना रोजगार देना की चर्चा करने मेरा लगे भाई है, मौलाना मुझे रशीदी। इसकी चिंता नहीं है। आपके पास जवाब नहीं तो मौलाना हिंदू मेरा रशीदी भाई है, महंगाई मुझे और इसकी रोजगार की चिंता चर्चा नहीं करने लगे, इसलिए मुझे लगता है अब इस चर्चा को आगे जारी नहीं रखेंगे। अरे सुनिए, हिंदू अब मेरा इस भाई है, चर्चा को मुझे जारी इसकी नहीं चिंता नहीं है रखेंगे। क्या? हिंदुओं के लिए क्या किया, 3 तलाक से आपको क्या नुकसान हो गया, ये समझ में नहीं आया, इसलिए इस चर्चा को विराम देंगे। क्योंकि धनंजय गिरी आप देख रहे हैं, विनोद मिश्रा आप भी देख रहे हैं, नहीं इस तरह से चर्चा आप देखिए, आप एजेंडा चलाने आए हैं, आप एजेंडा चलाने आए हैं, एजेंडा नहीं चलाने देंगे। एजेंडा चलाने आए हैं मौलाना रशीदी, तो एजेंडा नहीं चलाने देंगे, एजेंडा आपको नहीं चलाने देंगे। अब आप रोजगार की बात करेंगे, अब आप संविधान की बात करेंगे। अरे जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। फिलहाल मैं आप सभी का, मौलाना रशीदी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप कम से कम आते, कुछ फैक्ट्स के साथ आते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन कम से कम ये जो सारी बातें आपने कही उससे साफ तौर पर पता चला कि आपके पास फैक्ट्स नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना रशीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धनंजय गिरी आपका भी शुक्रिया और विनोद मिश्रा आपका भी शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की और जो वहां पर कत्ले आम मचा हुआ है उसको लेकर के बात करेंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार